हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। लास्ट सेशन में हमने भारत की बैंकिंग व्यवस्था को समझा। आज हम समझेंगे भारत में वित्त की प्रक्रिया को, जैसे हम लोक वित्त या पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। पब्लिक फाइनेंस में देखें तो पब्लिक फाइनेंस से मतलब है देश के अंदर होने वाली आय तथा देश का एक वर्ष में होने वाले व्यय। और देश में जो आय होती है, हम जानते हैं करों के माध्यम से सबसे बड़ा हिस्सा हमें आय के रूप में प्राप्त होता है तथा व्यय के रूप में हम योजनाएं चलाते हैं समाज कल्याण की, और उन योजनाओं में सरकार व्यय करती है। तो यह आय और व्यय का जो विषय है वह लोक वित्त पब्लिक फाइनेंस के अधीन है। तो आज हम समझेंगे लोक वित्त को। तो लोक वित्त क्या है? सबसे पहले सरकार की आय और व्यय, सार्वजनिक ऋण और राजकोषीय नीति लोक वित्त से जुड़े टॉपिक्स हैं। पहला, सरकार की कितनी एक वर्ष में आय होती है और सरकार एक वर्ष में कितना व्यय करती है, इसे आप बजट के रूप में भी समझ सकते हैं। दूसरा, सरकार अपने खर्चों को चलाने के लिए, योजनाओं को चलाने के लिए क्या लेती है? ऋण लेती है, लोन लेती है। वह भी किसके अधीन है? लोक वित्त के अधीन है। और तीसरा है राजकोषीय नीति। राजकोषीय जो नीति है वह भी लोक वित्त के अधीन आती है। तो यह तीन चीजें हैं। तो सबसे पहला है बजट। अगर बजट देखें तो बजट जो शब्द आया है वो चमड़े के थैले से आया है। बजट का सही शब्द है चमड़े का थैला। भारत के संविधान में बजट जैसा कोई शब्द मौजूद नहीं है। बजट के लिए एक शब्द जो संविधान में दिया है वह है वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और यह आर्टिकल 112 में है। बजट सामने रखा जाता है सदन के, संसद में, और इसे 75 दिन में पास करवाना होता है सदन से। कितने दिन में? 75 डेज में पास करवाना होता है। ठीक है। संवैधानिक स्थिति क्या है? आर्टिकल 112। और बजट जो लागू होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर के अधीन होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च यह क्या होती है? वित्त वर्ष। ठीक है। अब अगर देखें तो बजट में एक चीज होती है राजस्व आय और एक होता है राजस्व घाटा। राजस्व आय क्या है? कि करों के माध्यम से होने वाली आय तथा करों के द्वारा जो आय हुई उससे किया गया खर्चा व्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सपेंडिचर, व्यय। तो कभी कभी क्या होता है, राजस्व आय कम होती है और व्यय अधिक हो जाता है, तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्व घाटा। दूसरी चीज है राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटे को कम करने के लिए तथा अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए एक एक्ट आया जिसे FRBMA एक्ट कहते हैं, जो 2003 में आया। क्या नाम है पूरा? राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, इंग्लिश में बोलते हैं FRBMA एक्ट 2003, जो राजस्व घाटे को शून्य करने के लिए था, राजस्व घाटे को बिल्कुल निम्न स्तर पर लेकर आना, और दूसरा था राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए। राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए FRBMA कानून आया था। दूसरा, इन सब चीजों को अगर हम देखें तो एक समस्या सदैव रही है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि यदि केंद्र से कोई 100 रुपए चलते हैं तो जमीन तक आते आते, गांव तक आते आते वो केवल 10 रुपए बचते हैं। 90 रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। कितने? 90 रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए 2013 में एक स्कीम चलाई गई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष, क्या है? प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, DBT बोलते हैं। ये 20 जिले में शुरू की गई थी 2013 में, जो बढ़कर आज पूरे देश भर में लागू है और बहुत सारी योजनाएं इससे जुड़ी हुई हैं। जैसे आप देखें मनरेगा में जो कर्मचारी है, जो कार्य कर रहा है, आज सीधे उसके खाते में धनराशि पहुंचती है, उसका मेहनताना, उसकी वेजेस पहुंचता है। दूसरा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अगर देखें तो डायरेक्ट किसान के खाते में पहुंचाई जाती है। बीच में किसी भी दलाल, किसी भी ब्रोकर का कोई हिस्सा नहीं होता, जिससे क्या हो,
भ्रष्टाचार हो। तो इसके लिए डीबीटी शुरू की गई थी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, 1 जनवरी 2013 को शुरुआत और सीधे खाते में राशि को पहुंचाना इसका लक्ष्य है, सीधे खाते में राशि को पहुंचाना। तो जो भी स्कीम है उसके तहत क्या है, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में वह राशि आएगी, आप उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। बीच में कोई भी ब्रोकर नहीं होगा जो भ्रष्टाचार कर सके। समस्या क्या आती है, सरकार से ऊपर से पैसा आता है मगर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है और वो पैसा वहां नहीं लग पाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि राजस्व आय क्या होती है। तो राजस्व आय करों के माध्यम से आय होती है। तो कर क्या होते हैं, तो अब हम देखेंगे टैक्स। टैक्स क्या है, तो टैक्स का अगर इतिहास देखें तो वैदिक काल से आपको टैक्स का इतिहास दिखाई देता है। वैदिक काल में बलि नामक एक कर होता था जिसे स्वेच्छा से जनता राजा को देती थी, स्वेच्छा से जनता राजा को देती थी। तो यह जो कर होता है वह होता है कि व्यक्ति द्वारा अपनी आय का कुछ हिस्सा सरकार को दे देना कर कहलाता है। व्यक्ति द्वारा अपनी आय का कुछ हिस्सा सरकार को दे देना कर कहलाता है। किसी भी माध्यम में दे सकते हैं। आय आपकी जो हुई उस पर अगर कर लगा तो वो आयकर कहलाएगा। आप किसी फर्म को चलाते हैं, कंपनी को चलाते हैं, तो उस पर लगने वाले कर को निगम कर कहते हैं। अगर आप कोई उत्पाद खरीदते हैं तो उस पर लगने वाले जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर को आप सरकार को देते हैं। तो कर, कर क्या होता है, व्यक्ति द्वारा सरकार को दिया जाने वाला अंशदान। व्यक्ति द्वारा सरकार को दिया जाने वाला अंशदान, जो भी आप आय कमा रहे हैं उसमें से कुछ अंश आपको क्या दे दिया आपने, सरकार को, वो कहलाएगा कर, टैक्स। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस, ऐसे टैक्सेस जो जिस व्यक्ति पर आरोपित होते हैं वही चुकाए, जिस व्यक्ति पर आरोपित हो वही उसको क्या करे, अदा करे, चुकाए, उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। जैसे आयकर, हम मेरी आय अगर 6 लाख रुपए है तो आयकर जो भी लगेगा इस पर, मान लीजिए 10% लगा तो 6 लाख, या फिर कहें 6 लाख रुपए पर अगर देखें तो 10% के हिसाब से 6 लाख रुपए का हुआ 60,000 रुपए टैक्स। तो 60,000 रुपए जो टैक्स हुआ वो मैं ही दूंगा। अगर आय मेरी हो रही है 6 लाख रुपए तो टैक्स भी मैं ही दूंगा। अगर मैं कोई कंपनी चला रहा हूं उस पर मान लीजिए मुझे 10 लाख रुपए का फायदा हुआ, उस पर 20% टैक्स है, तो उसका 20% हुआ 2 लाख रुपए, तो वो सरकार को मैं दूंगा, क्योंकि वो कंपनी का जो लाभ हुआ वो मेरी कंपनी का लाभ हुआ। तो कर भी कौन चुकाएगा, मैं। तो व्यक्ति जब जिस व्यक्ति पर लगता है वही कर चुकाए तो उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर जिस व्यक्ति पर आरोपित हो वही चुकाए, वही अदा करे, तो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष कर। आयकर और निगम कर इस कर के उदाहरण है, और भी है। आयकर और निगम कर प्रमुख प्रत्यक्ष कर हैं। जबकि दूसरा प्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिस व्यक्ति पर आरोपित, जिस फर्म पर आरोपित हो वह न चुकाकर कोई और उसको चुकाता है तो उसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। समझिए, पार्ले जी बिस्किट बनाता है, पार्ले जी बिस्किट बनाता है, उसने बिस्किट बेचकर जो रेवेन्यू कमाया उस पर टैक्स लगता है, जैसे बोलते हैं जीएसटी। तो जीएसटी वो पे करता है किसको, सरकार को। पर वो जीएसटी जो आता है, जो वो पे कर रहा है पार्ले जी, वह खुद से नहीं कर रहा है, जनता को बेचे उसने जो प्रोडक्ट हैं उस पर लगा जीएसटी का टोटल जो अब आएगा, तब वो जीएसटी किसको पे कर देगा, सरकार को। तो लगता वो कंपनी पर है मगर चुका कौन रहा है, उसे आम आदमी चुका रहा है। यानी कि लगता किसी और पर है, चुकाता कोई और है। अप्रत्यक्ष कर कौन सा है, आरोपित किसी पर हो और वास्तविक रूप में उसे चुकाता अन्य व्यक्ति है, उसे क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इसमें आता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अगर देखें तो जीएसटी कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर। आयकर और निगम कर कैसे कर हैं, तो प्रत्यक्ष कर। अब अगर देखें तो आय जो होती है करों से, जो आय होती है करों से, उसका बंटवारा होता है राज्यों और केंद्र के मध्य। राज्य भी हैं, केंद्र भी है, और यूनियन टेरिटरीज, यूटीज भी हैं। अगर देखें तो 28 राज्य हैं, 8 यूटीज हैं। तो उनमें जो करों का बंटवारा होता है, टैक्स से जो पैसा आता है, वो बंटवारा कौन करता है, किसकी सिफारिश पे होता है, तो वो सिफारिश होती है वित्त आयोग की। वित्त आयोग यानी फाइनेंशियल कमीशन, जिसका वर्णन हमें संविधान के आर्टिकल 280 में मिलता है। और वित्त आयोग का गठन कौन करता है, या वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो आप बताएंगे
राष्ट्रपति जी उसकी नियुक्ति करते हैं और राष्ट्रपति जी के द्वारा ही वह सदन में रखवाई जाती है उसकी रिपोर्ट। किसकी रिपोर्ट? वित्त आयोग की रिपोर्ट को सदन के सामने रखवाते हैं माननीय राष्ट्रपति जी। ठीक है, तो करों का बंटवारा होता है आर्टिकल 280 के द्वारा वित्त आयोग की रिकमेंडेशन पर। वित्त आयोग की अगर रिकमेंडेशन देखें तो यह 5 साल के लिए लागू होती है। जैसे 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर एनके सिंह, उनकी जो रिकमेंडेशन होंगी वो 2020 से 2025 के मध्य लागू होंगी, 2020 से 25 के मध्य। तो वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 15वां वित्त आयोग। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आप बताएंगे डॉक्टर एनके सिंह। एनके सिंह कौन है? उसके अध्यक्ष हैं वित्त आयोग के, जिसकी रिकमेंडेशन 2020 से 2025 के मध्य लागू होती है। अब देखते हैं जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर हम देखें तो यह एक ऐसा टैक्स है जो पूरे देश की कर व्यवस्था को एक कर देता है अप्रत्यक्ष रूप में। अप्रत्यक्ष कर के रूप में जीएसटी देश के पूरे जो संसाधन है, पूरा जो सिस्टम है टैक्स का, उसे एकीकृत इंटीग्रेटेड करने का कार्य करता है। सबसे पहले जीएसटी जो लागू हुआ वो फ्रांस में लागू हुआ 1954 में। 1954 में फ्रांस में लागू होता है। भारत में विजय केलकर समिति जो 2002 में अपनी रिकमेंडेशन देती है वह बात करती है कि पूरे देश में अप्रत्यक्ष करों को एक कर दिया जाए और पूरे सभी टैक्सों को एक करने के बाद उनका एक नाम रखा जाए और एक ही टैक्स लिया जाए, अलग अलग जगह पर अलग अलग टैक्स न हो। इसके लिए एक नए टैक्स की संकल्पना आई, जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स नाम दिया गया। तो 1954 में सर्वप्रथम फ्रांस में लागू हुआ। विजय केलकर समिति की अनुशंसा पर 2002 की जो अनुशंसा थी उस पर जीएसटी पर काम किया गया। 101वां संविधान संशोधन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो है 101वां, जबकि विधेयक के रूप में यह 122वां था। 122वां संशोधन विधेयक था जो कि 101वां संविधान संशोधन बना। यह देश भर में लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। 1 जुलाई 2017 को यह देश भर में लागू हुआ। ठीक है, इस जीएसटी को चलाता कौन है? तो जीएसटी को एक जीएसटी काउंसिल चलाती है। क्या चलाती है? जीएसटी काउंसिल, जिसकी अध्यक्ष होते हैं, जिसका चेयरमैन होता है वित्त मंत्री, पदेन वित्त मंत्री। जो भी पद पर वित्त मंत्री होंगे वह उसके क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष होंगी या होंगे वह निर्भर करता है कि वित्त मंत्री कौन है। ठीक है, तो वस्तु एवं सेवा कर जो परिषद है उसके अध्यक्ष कौन है? वित्त मंत्री। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी। वो इस समय जीएसटी काउंसिल की क्या है? अध्यक्ष है। अगर हम देखें तो जीएसटी में 5 स्लैब आपको दिखाई देती है। 5 स्लैब यानी 5 स्तरों पर टैक्स लगता है। सबसे पहले 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। 5% क्या है? प्राकृतिक संसाधन या मूलभूत संसाधन जो सरकार को, जो जनता के लिए आवश्यक है, जैसे अनाज, 0%। 5% में क्या है? उससे कम जरूरत, या फिर कहते हैं जरूरत के तो हैं मगर उतने जरूरत के नहीं है, तो फिर 5%। उससे भी कम जरूरत के तो 12%, फिर उससे भी कम जरूरत तो 18%। और जो चीजें हमारे आलस को बढ़ाती हों, जो हमें आराम देती हों, जो हमारी लाइफ स्टाइल को बहुत ज्यादा क्या करती हों, थोड़ा सा बहुत उभारती हों, दिखावा जिसे कहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगे महंगे प्रोडक्ट्स, सोफा, बड़ी बड़ी टीवी, तो ये सारी जब चीजें देखते हैं तो इन पर जो टैक्स की स्लैब है वो 28% है। कितना है? 28%। तो जीएसटी की कितनी दर है? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी 3 स्तरों पर लगता है, 3 प्रकार का लगता है। पहला है सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल जीएसटी, केंद्रीय जीएसटी। एसजीएसटी का मतलब है राज्य जीएसटी। और तीसरा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो 3 जीएसटी के क्या हैं? प्रकार हैं जो जीएसटी के तहत किसी वस्तु के बिकने पर, उसके सेल होने पर लगते हैं। पहला है सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। दूसरा, भारत में करों से आय होती है, सबको पता है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा आय
किस क्षेत्र से होती है, किस कर से होती है? तो सबसे ज्यादा आय जो होती है भारत में वह होती है निगम कर से, कॉर्पोरेट टैक्स से, जो कि एक प्रत्यक्ष कर है। दूसरा जीएसटी से, जो कि अप्रत्यक्ष कर है। और तीसरा आयकर है, इनकम टैक्स, जो कि एक प्रत्यक्ष कर है। तो जीएसटी समझ में आया, किस कर से कितनी आय हो रही है ये समझ में आया। डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं समझ में आया। और हमने देखा कि भारत में जो पब्लिक फाइनेंस का ऑर्डर है किस तरह से काम करता है, क्या डीबीटी क्या होता है, डीबीटी कब शुरू हुआ। तो यह सारी चीजें आज की सेशन में हमने देखी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।